गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैं श्वेता सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतापट्टी, विकासखंड बारिया प्रयागराज। मैं आपको कक्षा 7 का इतिहास पढ़ा रही हूँ। मैंने पाठ 10 का पहला भाग आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। आज मैं अकबर का युग पाठ 10 भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ आपको। जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहाँ तक आप जब अकबर को जान रहे हैं तो वहाँ पे ये है कि अकबर के साथ देने वाला कोई था। अभी अकबर बच्चा था और उसका साथ बैरम खान दे रहे थे। बैरम खान संरक्षक के रूप में तो थे ही और उसका पूरा कार्य भी, शासन व्यवस्था भी देख रहे थे। पर अब जो स्थिति आ गई है, अकबर बड़े हो गए हैं और अकबर स्वयं शासन व्यवस्था संभालने लगे हैं। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको हल्दी घाटी का युग 1576 की बात, महाराणा प्रताप के बारे में बताते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सभी राजपूत राजा ऐसे रहते हैं, अकबर का साथ देते हैं, क्योंकि अकबर जानता था कि हमको अगर भारत में निष्कंटक राज्य करना है और दिल्ली में अपनी सत्ता संभालनी है तो हमको राजपूतों को संभाल के चलना होगा। तो राजपूतों से उन्होंने मित्रता की, वैवाहिक संबंध किए और जो बचे हुए राजपूत थे उनके दमनकारी नीति से दबा दिया। यहाँ पे एक राजपूत राजा ऐसे थे जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका नाम था महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा थे और वो उन लगातार 20 वर्षों तक अकबर से के साथ संघर्षरत रहे और उन्होंने कहा कि मैं तब तक जमीन पे सोऊंगा और घास की रोटी खाऊंगा जब तक मैं मेवाड़ को छुड़ा नहीं लूंगा। और इसी के चलते उनका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। लोग यही जानते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध होता है, राजा का ही नाम आता है, परंतु उस युद्ध में अकबर गया ही नहीं था क्योंकि अकबर स्वयं महाराणा प्रताप से बहुत डरता था। और भेजा किसको, हरखा भाई जो थी, आमेर की महारानी, जो आमेर की जो थी, उनसे जिनसे शादी हुई थी अकबर की, उनके जो भाई थे राजा मानसिंह, उनको, मतलब अकबर ने अपने साले को भेजा लड़ने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध को। और अकबर की सेना बड़ी ही थी और हल्दी घाटी का भीषण युद्ध होता है। महाराणा प्रताप वीरगति को प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि अन्य राजपूत राजाओं का नाम आज उतना सम्मान से नहीं लिया जाता है जितना सम्मान से आज महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। तो फिर यहाँ पे अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध खत्म होता है। अकबर के सूबे, अकबर के कुल 15 सूबे थे। 12 जो थे वो उत्तर भारत में थे, 3 सूबे दक्षिण के आप मिला लीजिए तो कुल 15 सूबे थे। गुजरात और बंगाल, यहाँ पे गुजरात है ये और ये बंगाल है। गुजरात और बंगाल दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए अत्यधिक आवश्यक जो है वो बंदरगाह होते थे उस समय, इसलिए वहां पर जिसका कब्जा होता था वो राज्य बहुत फलता फूलता था। तो अकबर ने यहाँ पर अपना अधिकार किया। फिर अहमदनगर, ये है दक्षिणतम अकबर का जो दक्षिणतम बिंदु था जहाँ पे उसने युद्ध से जीता था वो अहमदनगर है। अहमदनगर की चांद बीबी थी, उनसे वो युद्ध लड़ा और चांद बीबी का नाम भी लिया जाता है। बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ी परंतु हार गई। और गोंडवाना में रानी दुर्गावती थी, मध्य प्रदेश गोंडवाना, यहाँ पे वो अकबर लड़ता है दुर्गावती से और वो भी युद्ध हार जाती हैं। अंत में अकबर का जो साम्राज्य रहता है वो काबुल से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर अहमदनगर तक माना जाता है। इतना विस्तृत साम्राज्य का स्वामी था। अब बच्चों, इतना बड़ा शासन है यहाँ से यहाँ तक का, पूरा यहाँ से यहाँ तक का। आज के वर्तमान युग में भी इतना बड़ा शासन चलाने के लिए इंटरनेट है, तुरंत खबरें इधर से उधर पहुँचती हैं, यातायात के साधन सुलभ हैं, फिर भी कोई ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक अकेला व्यक्ति पूरा शासन व्यवस्था देखे। वो अपने काम की जिम्मेदारियों को बांट देता है। उसी तरह उस समय भी अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांटा। पहला था केंद्र में जो बादशाह यानी अकबर जो था वो सर्वे सर्वा होता था, वो सारा नियंत्रण उसी के पास होता था मुख्यतः, लेकिन उसके काम के लिए वजीर और दीवान होते थे। वजीर और दीवान वित्तीय नियंत्रण करते थे। प्रांत सूबों में अपने बांटा था। प्रांत में सूबेदार थे, उनका काम था कानूनी, फौजदारी, राजस्व वसूली। प्रांतीय दीवान आय व्यय का विवरण। कोतवाल जो होते थे, जैसे आज की पुलिस व्यवस्था है, नगर प्रशासन देखती थी। परगना में शिकदार होते थे, वो कानून और व्यवस्था देखते थे। आमिल होते थे, राजस्व वसूली करते थे। कानूनगो होते थे, उपज व राजस्व का विवरण लेते थे। गांव फौजदार होते थे, जैसे आज भी गांव हैं, कोष की व्यवस्था करते थे यानी पैसे।
मुकद्दम यानी प्रधान, जो तुम्हारे गांव के प्रधान जी होते हैं, जो कार्य करते हैं, कानून और व्यवस्था देखते थे। पटवारी बच्चों, आजकल जो आपके लेखपाल होते हैं, आज भी मध्य प्रदेश में लेखपाल को पटवारी ही कहा जाता है। पटवारी राजस्व का विवरण देते थे। चौकीदार सुरक्षा का दायित्व रखते थे। ये इसमें से बहुत से ऐसे पद हैं जो आज भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इस तरह से अकबर का जो है वो शासन व्यवस्था बड़ी सुचारू थी और आज भी इसको प्रयोग में लोग लाते हैं। बच्चों, तुम्हारी किताब में अकबर की धार्मिक नीति का विवरण नहीं दिया, फिर भी मैं बता दूं, अकबर बहुत ही धार्मिक रूप से सहिष्णु था। वो हिंदू और मुसलमानों को बराबरी से देखता था। उसके समय में कई धार्मिक ग्रंथ ऐसे थे जिनका हिंदी के, जैसे रामायण है और महाभारत है, इन सबों का जो है फारसी में अनुवाद कराया था अकबर ने। और तुलसीदास जी ने रामायण की रचना, रामचरितमानस की रचना उसी के काल में की थी। और वो तुलसीदास जी को बहुत सम्मान देता था और उनसे निवेदन किया था कि आप आइए मेरे दरबार में, मैं आपको नवरत्नों में शामिल करना चाहता हूँ। इस प्रकार आप ये भी देखेंगे कि जो भी शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु होता है, यानी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, वह अपनी शासन व्यवस्था को अच्छे से चला लेता है। क्योंकि धार्मिक उन्माद बहुत बुरी चीज होती है, उसको आप ला के किसी भी शासन को बुरा कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं स्थिति को। इसलिए इतिहास हमको ये सिखाता है कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम पुरानी चीज़ों से सीख लें और आज हम उसका प्रयोग उस सीख के रूप में करें। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वाला भाग भी समझ में आ गया होगा। और मैं अकबर के 9 रत्न भी आपके में दिए हैं, मैं पढ़ाऊंगी। मैं अलग अलग उसका एक एक रत्न जो है अकबर के, उनका अलग से विश्लेषण करूंगी, उसका पूरा अलग पार्ट बना दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।